गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे लॉर्ड मैकाले के मैकाले मिनट, ठीक है। उसमें जो उसके द्वारा जो भी समाधान हुआ उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले के मिनट में हम लोग जो पढ़े थे कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिक परिषद का विधि सदस्य था। कल हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले थे, आज बस उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या थॉमस बेबिंगटन मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिक परिषद का विधि सदस्य था, यानी कानून बनाने वाले सदस्य था। और वह प्राच्यवादियों का कट्टर एवं प्रभावशाली आलोचक था, ठीक है। प्राच्यवादी जो पुराना परंपरागत सोच रखने वाले व्यक्तियों का, जो परंपरागत चीज़ को मानने वाले व्यक्तियों के कट्टर आलोचक मतलब कट्टर था और उसके आलोचक भी था। भारत के विषय में उसकी बड़ी निम्न राय थी, ठीक है। और भारत के बारे में वो उसकी क्या राय थी, वो भारत एक असभ्य देश मानता था जिसमें वो सभ्य बनाने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो भारत को कौन क्या एक असभ्य देश मानता था जिसे वो सभ्य बनाने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि भारत को सभ्य मानने के पीछे उसका रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ परंपरागत चीज़ को, जो पाश्चात्य चीज़ को ज़्यादा फोकस करता था और उस चीज़ पे ये आगे बढ़ना चाहता था, जिसके कारण इसको वो असभ्य मानता था, ठीक है। उनका मानना था कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी का एक खाना शेल्फ भी भारत एवं अरब के संपूर्ण देशी साहित्य से बेहतर है, बोल रहा है, ठीक है। क्या है उसका मानना था कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी का एक खाना भी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से बेहतर है। तो ठीक है, तो यूरोपीय लाइब्रेरी भी भारत की सभ्यता और यहाँ का जो अरबी संपूर्ण साहित्य था, भारतीय साहित्य और अरबी साहित्य, इससे बेटर था। उसका यह भी मानना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचि, जीवन मूल्य एवं संस्कृति को परिवर्तन करने का एक प्रभावकारी तरीका है। वो चाहते थे कि अंग्रेजी पढ़ाई के माध्यम से भारत के लोगों में रुचि पैदा करना तथा उसमें जो संस्कृति है उस संस्कृति से उसको दूर ले जाना और उसके जीवन मूल्य में परिवर्तित करना, वो एक प्रभावकारी करने का एक तरीका था, ठीक है। उसने भारतवासियों में यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए एक सशक्त आधार बनाया, ठीक है। और वो भारत का जो यूरोपीय, उसके भारतवासियों पे क्या यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए एक सशक्त आधार बनाया, ठीक है। राजा राममोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों ने उनके दृष्टिकोण को पूरा समर्थन किया और वो जिस मतलब चीज़ पर समर्थक करते थे, वो भारतीय जो हम लोगों का समाज सेवी था राजा राममोहन राय, ऐसे अनेक सारे समाज सेवी थे, ठीक है, समाज सुधारक थे, जो इसके दृष्टिकोण को वो अच्छा मानते थे, उसको अपनाना चाहते थे, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की संस्तुतियों की पुष्टि कर दी, ठीक है। और उस समय जो हम लोगों का यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था, कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको पुष्टि कर दी, ठीक है। तदनुसार मार्च 1835 ईस्वी में संबंध में कानून पारित कर दिया गया और 1835 ईस्वी में उसे कानून के रूप में पारित कर दिया। इसके अनुसार स्कूलों एवं कॉलेजों में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम निर्धारित किया गया। और ये जो हम मार्ले का मतलब लॉर्ड मैकाले के मिनट, मार्ले मिंटो का जो अपना था मैकाले का लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड मैकाले का जो मिनट था, इस मिनट के थ्रू वो उस चीज को पारित कर दिया, कब, 1835 ईस्वी में, ठीक है। स्कूल एवं कॉलेजों में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम निर्धारित कर दिया और इस एक्ट के द्वारा, इस लॉर्ड मैकाले के मिनट एक्ट के द्वारा स्कूल और कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम को वो निर्धारित किया गया। यह भी तय किया गया कि शिक्षा के लिए खर्च की जाने वाली सारी धनराशि केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही बहेगी और शिक्षा के नाम पे जितने भी बजट तैयार होता था, इसके लिए राशि रखी जाती थी, वो सब अंग्रेजी शिक्षा में ही व्यय करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि लॉर्ड मैकाले के उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा वर्ग विकसित करना था जो रक्त से भारतीय होगा परंतु रुचि, विचारों, नैतिकता एवं बुद्धि से अंग्रेज होगा, ठीक है। और उसका लॉर्ड मैकाले का क्या उद्देश्य था,
भारतीयों का एक ऐसा वर्ग विकसित करना था जो रक्त से भारतीय हो, ठीक है, वो रक्त से तो भारतीय हो परंतु रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में वो अंग्रेज जैसा हो। उसका ये भी एक प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। एक के बाद एक सरकारी स्कूल की संख्या बढ़ने लगी। वो एकदम फटाफट क्या किया, सरकारी स्कूलों का खोलना जारी कर दिया, खुलते गया, फिर वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देते गए, ठीक है। फिर देखो 1844 की राजकीय घोषणा। 1844 में एक राजकीय घोषणा क्या हुई थी, इस दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम था सन 1844 के एक राजकीय घोषणा, जिसमें क्या था, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राजकीय नौकरियों में उन व्यक्तियों की प्राथमिकता दी जाएगी जो पश्चिमी विज्ञान में शिक्षित तथा अंग्रेजी भाषा से परिचित हो। तो वही 1844 की राजकीय घोषणा में यह कहा गया था कि जो पश्चिमी देशों से जो विज्ञान की शिक्षा और अंग्रेजी की भाषा की शिक्षा के बारे में जिसकी नॉलेज पूर्ण रूप से हो, उसी को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, यह वो घोषणा कर दिया गया, ठीक है। फिर देखो बोर्ड की 1854 की विज्ञप्ति, ठीक है, उसमें देखा विज्ञप्ति में क्या लिखा है, निदेशक मंडल को भेजी गई सर चार्ल्स वुड की विज्ञप्ति शिक्षा प्रणाली को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थिति थी और इस विज्ञप्ति में भारत में शिक्षा के प्रसार पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित किया गया था। सर चार्ल्स वुड की कंपनी के निदेशक मंडल के सब कुछ नए प्रस्ताव रखे, उसमें से देश के शिक्षण संस्थानों का एक जाल विकसित करने की संस्कृति, ठीक है। तो ये जो बोर्ड की 1854 का जो विज्ञप्ति थी उसमें भी शिक्षा को बढ़ाने का ही, शिक्षा का प्रसार करना, बढ़ाना, उसी के बारे में डिटेल्स था, ठीक है। और उसके द्वारा शिक्षण संस्थानों का लगातार विकसित करते जाना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आदमी को प्रेरित करना, ठीक है। जिसके अनुसार प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी, और इसमें और भी एक मुख्य रूप से पॉइंट था जिसमें से प्रत्येक उस समय जो छोटे छोटे प्रांत में जिले के रूप में घोषित किया गया था, उस समय प्रत्येक जिला में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाना था, ठीक है। उसमें वो क्या था, बोर्ड्स का विज्ञप्ति में वो लिखित था, ठीक है। उसने भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी प्रस्ताव रखा और उसमें साथ ही साथ क्या, जो विद्यालय खोलने का भी बात थी यहाँ पर, ठीक है, सर चार्ल्स वुड की विज्ञप्ति के अनुरूप, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, शिक्षा संबंधी समस्त मामलों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत में शैक्षणिक विभाग स्थापित किया जाए, ठीक है। छोटे छोटे जो समय प्रांतों में बांटा हुआ था, उसमें प्रत्येक प्रांतों में क्या करना था, शैक्षिक विभाग स्थापित किया जाने का उद्देश्य था और उसको करने भी लगे, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करने लगे, लागू करने लगे, ठीक है। शिक्षा संबंधी समस्त मामलों, किसी भी तरह का शिक्षा का मामला था उसको नियंत्रण रखने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत में शैक्षणिक विभाग स्थापित किया गया, ठीक है। दूसरा, लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर कलकत्ता, बम्बे और मद्रास आदि प्रेसिडेंसी शहरों में सन 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और देखो लंदन विश्वविद्यालय, लंदन में जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, इंग्लैंड में, तो उसी के नमूने पर यहाँ का जो हम लोगों का क्या था, प्रेसिडेंसी शहर था, तीन गो मुख्य रूप से कलकत्ता, बम्बे और मद्रास, यहाँ तीनों जगह पर सन कब खोला गया, 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट, स्कूली शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाने का भी प्रयास किए गए, ठीक है। और स्कूल का जो शिक्षा पद्धति थी उसको भी सुदृढ़ीकरण करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारे प्रयास लाए गए, ठीक है। देखो एक यहाँ पर बम्बई का प्रेसिडेंसी कॉलेज का इमेज भी दिया हुआ है, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा के दोष एवं कमियाँ, देखो प्रत्येक शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दोष और कुछ कमियाँ, कुछ गुण, कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, सब कुछ होती है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के कुछ दोष एवं कमियाँ क्या थी उसी के बारे में दुष्परिणाम का पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर अंग्रेजी शिक्षा के निम्नलिखित दुष्परिणाम हुए, ठीक है। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर अंग्रेजी शिक्षा के पर क्या क्या दुष्परिणाम हुए उसको ले। पहला, प्राइमरी स्कूलों को धनाभाव के कारण नुकसान हुआ, ठीक है। उस समय गरीबी ज़्यादा होने के कारण उसमें धन की अभाव हुआ, जिसके कारण प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल आज का जो हम लोग देखते हैं यूकेजी, एलकेजी, जितने भी तरह का चलता है हम लोगों का, उस समय ये सब नहीं होता था, परंतु उस समय प्राइमरी सेक्शन, ठीक है, जो भी हम लोगों का अक्षर का ज्ञान होता था क्लास 1 से स्टार्ट होता था, तो प्राइमरी स्कूल जो होता है 1 to 5 का, वो धन के अभाव के कारण नुकसान पहुंचा। क्या नुकसान पहुंचा, इस प्रकार जन शिक्षा एवं प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा को नुकसान पहुंचा, ठीक है। परिणाम स्वरूप उसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक,
ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक 5 में से 4 भारतीय गांव बिना प्राइमरी स्कूलों के थे तथा 4 में से 3 बच्चों को शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, तो उस प्रारंभ तक क्या 4 भारतीय मतलब प्रारंभ तक 5 में से 4 भारतीय गांव बिना प्राइमरी स्कूल के ही थे तथा 4 में से 3 बच्चे को, ठीक है, प्रत्येक 4 में से 3 बच्चे वो शिक्षा के अभाव में थे, उस पर उपलब्धता नहीं थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण आम आदमी शिक्षा के प्रसार का लाभ न उठा सका। ठीक है, अचानक शिक्षा का माध्यम को इंग्लिश मीडियम कर देने के कारण आदमी शिक्षा के प्रसार का लाभ उठाने नहीं सका। तीसरी पॉइंट में देखो, लड़कियों की शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित रही। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा पर पूरा उपेक्षित रखा गया और 1921 में 100 में से केवल 2 महिला पढ़ने एवं लिखने में सक्षम थी। तो उस दौरान 20वीं सदी में क्या हुआ कि महिलाओं की शिक्षा यानी लड़कियों की शिक्षा को उपेक्षित रखी गई और प्रत्येक 100 में से मात्र 2 महिलाएं पढ़ने के लिए सक्षम थी। चौथा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा वस्तुतः अस्तित्व में नहीं थी। उस समय में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा वस्तुतः अस्तित्व में नहीं थी। केवल 3 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई तथा उनमें से भी प्रवेश केवल यूरोपियन के लिए ही सीमित था। ठीक है, इसीलिए वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए मात्र 3 मेडिकल कॉलेज था और उसमें से यूरोपीय को ही एडमिशन के लिए परमिशन मिलता था, बाकी किसी को वहाँ एडमिशन नहीं होता था। वो सीमित था कि सिर्फ वहाँ यूरोपियन लोग, यूरोप के रहने वाले लोग ही एडमिशन लेंगे। 5वां पॉइंट, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने वालों का उद्देश्य था कि भारतीयों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना जो अपने विचारों में और आदतों में अंग्रेज हो। ठीक है, तो उन लोगों का प्रमुख जो उद्देश्य क्या था कि ऐसा वर्ग बनाना, ऐसे व्यक्तियों का समूह बनाना जिसमें अपने विचार और आदत वो अंग्रेजों की तरह होगा। उन लोगों का ये प्रमुख उद्देश्य था, उसको करना था, परंतु केवल मुट्ठी भर भारतीयों ही शिक्षित हो सबके सके, जबकि एक विशाल वर्ग निरक्षर ही रहा। ठीक है, उसमें से कुछ व्यक्ति ही शिक्षित हो सके और बाकी सब अशिक्षित यानी निरक्षर ही रहा। इस प्रकार शिक्षा के लाभ मध्यम एवं उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहे। इस प्रकार शिक्षा का लाभ मध्यम एवं, तो हम लोग क्या जानते थे, परंतु केवल मुट्ठी भर भारतीय ही शिक्षित हो सके जबकि एक विशाल वर्ग निरक्षर ही रहा। ठीक है, कुछ आदमी शिक्षा ग्रहण कर सके अंग्रेजी शिक्षा, बाकी लोग निरक्षर ही रहे। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा के लाभ मध्यम एवं उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। ठीक है, मध्यम वर्ग तथा उच्च मध्यम वर्ग, ठीक है, निम्न वर्ग वाले लोग शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर पाए। आगे देखो, शिक्षा के विकास में भारतीय नेताओं का योगदान। ठीक है, शिक्षा के विकास में हम भारतीय जो यहाँ पर नेता थे, कुछ अग्रणी जो है देश के ये को मतलब आगे ले जाने के लिए कुछ करते थे, उसका क्या योगदान था। ठीक है, शिक्षा के विकास में भारतीय नेताओं का योगदान। ठीक है, कुछ कुछ प्रमुख नेता थे उस समय, ठीक है, जिसका क्या योगदान था। ठीक है, भारत को शिक्षित करने की योजना बनाने वाले केवल ब्रिटिश अधिकारी ही नहीं थे। ठीक है, भारत को शिक्षित करने की योजना बनाने वाले केवल ब्रिटिश अधिकारी नहीं थे, भारतीय भी थे। प्रबुद्ध भारतीयों ने भी, चाहे वह शासक वर्ग से संबंधित थे, चाहे समाज सुधारक अथवा बुद्धिजीवी, 3 तरह की 3 वर्गों में यहाँ पर लोग थे। ठीक है, कौन कौन, कुछ शासक वर्ग थे, कुछ समाज सुधारक वर्ग थे और कुछ बुद्धिजीवी थे। ठीक है, शिक्षा के विकास एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो हमारे भारतीयों में भी जो 3 तरह के व्यक्ति थे, चाहे वो समाज सुधारक वर्ग के थे, चाहे वो शासक वर्ग थे या बुद्धिजीवी वर्ग, वो भी शिक्षा के विकास एवं प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत के विभिन्न भागों में अनेक विचारकों ने अंग्रेजों से अधिक स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय खोलने के लिए जोर डाला। राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय एवं महात्मा गांधी ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका, उसमें से कुछ भारतीय नेता प्रमुख थे जिसका नाम यहाँ पर दी गई है। कौन कौन, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। ठीक है, कुछ समाज सुधारक हैं, कुछ हम लोगों का क्रांतिकारी वीर थे और कुछ कुछ हम लोगों का राजनेताएं थे। तो ये लोग भी चाहते थे कि अंग्रेजों से ज़्यादा स्कूल कॉलेज खोलें और शिक्षा का प्रसार करें, प्रचार प्रसार करें। शिक्षा पर अंग्रेजों के
नियंत्रण के विरुद्ध विद्रोह के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्ष में एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया। ठीक है, तो देखो शिक्षा पर अंग्रेजों के नियंत्रण के विरुद्ध, ठीक है, तो अंग्रेज जो शिक्षा पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण जमाए रखना चाहता था, कब्जा जमाए रखना चाहता था, उसके विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने, उसमें जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं थे, ठीक है, वे लोग क्या करते थे, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया। ठीक है, यानी नेशनल एजुकेशनल कमेटी का गठन किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्कूलों एवं राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना की। इस समिति के द्वारा क्या स्कूल और कॉलेजों का स्थापना करने लगा। बाद में बनारस एवं अहमदाबाद में विद्यापीठ स्थापित किए गए। ठीक है, बाद में बनारस जो उत्तर प्रदेश में है और अहमदाबाद जहाँ गुजरात में है, ठीक है, यहाँ पर कुछ शिक्षा के विद्यापीठ स्थापित किए गए एवं अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया जो बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। फिर अलीगढ़, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, आगरा में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो वहाँ पर एक मुस्लिम विश्वविद्यालय खोला गया जिसका नाम क्या था, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो बाद में उसको स्थानांतरित करके कहाँ, दिल्ली कर दिया गया, की स्थापना की गई। बचपन में रविंद्रनाथ टैगोर को स्कूल जाने से चिढ़ थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर बचपन में स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वो बड़े होने पर वो एक ऐसा स्कूल खोलना चाहते थे जहाँ बच्चे प्रसन्न एवं स्वतंत्र रहते हुए रचनात्मक कार्य कर सके तथा अपने विचारों व इच्छाओं को पहचान सके। और वो यह महसूस करते थे कि उस समय के स्कूल बच्चों की रचनात्मक एवं सृजनात्मक की स्वाभाविक इच्छा का दमन करते थे। ठीक है, उनका विचार था कि रचनात्मक ज्ञान केवल एक प्राकृतिक वातावरण में ही प्रोत्साहित किया जा सकता था। ठीक है, रचनात्मक ज्ञान, उसे रचना करने की, ठीक है, क्रिएटिव माइंड वाले। तदनुसार उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज जो विश्व भर में हम लोग का विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कलकत्ता में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना आज पूरा विश्व लेवल में वो प्रसिद्ध है। ठीक है, उसमें कौन सा ये खोला, विश्व भारती विश्वविद्यालय किसने खोला, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, यह वास्तव में शांति का घर ही थी जहाँ प्रकृति के सानिध्य में रहकर बच्चे अपने प्राकृतिक सृजनात्मक का विकास कर सकते थे। ठीक है, प्राकृतिक रूप से सृजनात्मक क्रिएटिव माइंड वाले, ठीक है, रचना करने वाले, कला एवं संस्कृति के अध्यापन के लिए संस्था का एक वैश्विक दृष्टिकोण था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट एक है कि विश्व भारती जो विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, पूछेगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये कहाँ पर है, कलकत्ता में। ठीक है, शांति निकेतन वहाँ का एक जगह है। महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के विरुद्ध थे। ठीक है, औपनिवेशिक शिक्षा जो अंग्रेज यहाँ पर शिक्षा चलाते थे उस शिक्षा के वो बिल्कुल विरुद्ध में थे। उनके विचार में इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारतवासी पश्चिमी सभ्यता का श्रेष्ठ समझने लगे थे तथा अपनी संस्कृति के प्रति उनका गर्व भाव समाप्त हो रहा था। इसीलिए औपनिवेशिक शिक्षा के वो इसलिए विरोध करते थे क्योंकि उन शिक्षा के द्वारा भारतीय लोग अपने जो कला संस्कृति अपना जो परंपरागत चीज़ को भूल जाते थे और वो अंग्रेज़ों की रीति रिवाज पर वह ढलने लगते थे। इसीलिए वो, और यहाँ का जो एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जो अभिव्यक्ति होता था वो समाप्त होने लगता था। ठीक है, उनका तर्क था किसका, महात्मा गांधी का, इस शिक्षा ने भारतीयों के मन में एक हीनता उत्पन्न कर दी थी तथा उनमें दासता की भावना भर दी थी। ठीक है, और वो दास की तरह उन लोगों के गुलाम बना लेता था और वो भारतीय लोग उसके गुलाम बन जाते थे। इसीलिए वह एक ऐसी शिक्षा चाहते थे, कौन, महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों में अपने आत्मसम्मान और गौरव की भावना पुनः भर सके। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने छात्रों से अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का त्याग करने को कहा। और जब यहाँ पर हम लोग आज़ादी के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चलते थे उस समय भारतीय छात्रों को यह कहने लगा कि अंग्रेजी शिक्षा को त्यागो ताकि वह अंग्रेजी को यह दिखा सके कि भारतवासी अधिक समय तक दासता स्वीकार के लिए तैयार नहीं है, हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहेंगे, इसीलिए हम अंग्रेजी शिक्षा का ग्रहण नहीं करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा को बहिष्कार करने के लिए वो भारतीय जितने भी छात्र छात्रा थे उसको
प्रेरित करने का काम किया। ठीक है, शिक्षा के माध्यम के विषय में महात्मा गांधी की यह दृढ़ धारणा थी कि अंग्रेजों में शिक्षा ने भारतीयों को जो पंगु बना दिया था, ठीक है, वो शिक्षा के माध्यम के विषय में महात्मा गांधी की दृढ़ धारणा थी। कौन सा थी? अंग्रेजी में शिक्षा ने भारतीयों को पंगु बना दिया। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ने उन्हें अपने वातावरण एवं परिवार से दूर कर दिया और अपने ही देश में अजनबी बना दिया। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यहाँ के जो वातावरण और परिवेश से उसे दूर कर दिया और यहाँ एक दूसरे के लिए अजनबी बना दिया। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ें, भारतीय स्थानीय संस्कृति से घृणा करेंगे और यह नहीं जान पाएंगे कि जन साधारण के साथ कैसे संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी पढ़ने से तो जो एक दूसरे के प्रति जो संस्कार, संस्कृति, कला, कृति, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जो अभिव्यक्ति होती थी वो समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वो क्या, एक दूसरे का जो संबंध होता है वो भुला देता है, जिसके कारण वो उसके विरुद्ध थे। इसीलिए उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा ही होनी चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि शिक्षा का जो माध्यम हो वह भारतीय भाषा ही होनी चाहिए, न कि अंग्रेजी भाषा ही। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, व्यक्ति की मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास करना होता है। महात्मा गांधी, ये जो कोटेशन महात्मा गांधी दिया था, क्या दिया था? महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? व्यक्ति के मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास करना होता है। वह केवल लिखना पढ़ना सीख लेने को ही वह शिक्षा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि लोगों को अपने हाथों से काम करना, वो कोई शिल्प सीखना चाहिए तथा यह जानना चाहिए कि विभिन्न उपकरणों कैसे चलते हैं। उससे उनके मस्तिष्क समझने की क्षमता का विकास हुआ। महात्मा गांधी ने अपनी नई शिक्षण योजना के अंतर्गत जो नई तालीम के नाम से जानी जाती है वो स्कूल की स्थापना की। ठीक है, देखो 1940 में शांति निकेतन में टैगर के साथ गांधी जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी 1940 में शांति निकेतन जो कलकत्ता में है वहाँ रविन्द्रनाथ टैगर के साथ थे। ठीक है, जैसे जैसे राष्ट्रवादी भावनाओं का विस्तार हुआ, अन्य विचारकों एवं नेताओं ने भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा का विचार करना शुरू कर दिया जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रणाली से पूर्णतया भिन्न थी। तो जैसे जैसे राष्ट्रवादी भावना का विस्तार हुआ हमारे देश में, यहाँ के विचारकों ने अपना जैसे राष्ट्रीय भावना को परिवर्तन किया, नेताओं की भावना चेंज हुई, तो यहाँ के राष्ट्रीय शिक्षा का विचार करना शुरू कर दिया जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल अलग थी। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यह महसूस करने लगे कि निरक्षर एवं अज्ञानी देश प्रगति नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप उन्हें 6 से 10 वर्ष की आयु के बीच बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की। और इस तरह से हम लोग जानते हैं कि आज भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार स्कूल में सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षण दी जाती है। परिणाम स्वरूप उस समय भी देखो 6 से 10 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की। उस समय 6 से 10 की, लेकिन आज के समय में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू है। गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसे प्रमुख नेता थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसे नेता थे जो बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, अपना स्वदेशी आंदोलन यानी अपने ही देश के द्वारा उत्पादन वस्तुओं का ही हम लोग उपयोग करेंगे, हम लोग विदेशों के सामानों का बहिष्कार करेंगे। अंग्रेज़ों के जितने भी वस्तुएं यहाँ बाजार के रूप में लाते थे इंग्लैंड से, ठीक है, उसको बहिष्कार करना और हम लोग अपने देश के जो भी सामान प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, उसी का प्रयोग करना। उससे रिलेटेड एक आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूल एवं कॉलेज को बहिष्कार का आह्वान किया और इस तरह से एक आंदोलन जागरूक कर दिया जो अंग्रेज द्वारा खोले स्कूल कॉलेज को बहिष्कार का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप अनेक राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों को तेजी से स्थापना हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए असहयोग आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन किया था, ठीक है, तो बड़ी संख्या में अंग्रेजों के स्कूलों का बहिष्कार किया तथा अनेक स्वदेशी स्कूल एवं विद्यापीठों की स्थापना की। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन चलाया था वो 1920 से 22 चलाया था और उस दौरान अंग्रेजी शिक्षा को बहिष्कार किया और स्वदेशी विद्यापीठ की स्थापना की और यहाँ के स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जिस समय
वर्ष 1947 में भारत वर्ष स्वतंत्र हुआ उस समय केवल 24% पुरुष एवं 7% महिला जनसंख्या साक्षर थी। उस समय, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय 24% पुरुष एवं 7% महिलाएं जनसंख्या साक्षर थी। शिक्षा के क्षेत्र में वास्तव प्रगति भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हो पाई और इस प्रकार भारत को जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद ही यहाँ के शिक्षा में प्रगति हुई। ठीक है। निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकला? अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए भारतीयों पर अपनी भाषा थोपी थी। अंग्रेज अपनी सुविधा के लिए भारतीयों पर अंग्रेजी भाषा थोपी थी, परंतु भारतीयों के लिए अनजाने में ही एक वरदान सिद्ध हुई। भारतीय जनता में जागृति उत्पन्न करने में यह महत्वपूर्ण तथ्य सिद्ध हुआ। शिक्षा के माध्यम से ही वो भारत के गौरवमय अतीत की पहचान पाए तथा उसी के आधार पर भविष्य के निर्माण में प्राप्त हुए। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही वे रूसो, वॉल्टेयर, जे.एस. मिल एवं अनेक दार्शनिकों ने एवं विद्वानों के द्वारा एवं विचारों से परिचित हो सके। पश्चिमी शिक्षा के भारतीयों को एक समान भाषा प्रदान की, जिनके कारण उसके निम्न एक दूसरे को समझ पाना संभव हो सका। तभी वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्यवाही के लिए एक समान कार्यक्रम की योजना बना पाए। ठीक है। उस समय भी बहुत हम लोगों के यहाँ भारत के लोग किससे, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग, यानी पश्चिमी देश जो भी हम लोगों का था, यूरोप कॉन्टिनेंट, अमेरिका, उधर भी जितने तरह पश्चिमी देश में रहने वाले जो शिक्षा शास्त्री थे, उनमें से प्रमुख शिक्षा शास्त्री देखो रूसो, वॉल्टेयर, जे.एस. मिलर एवं बहुत सारे अन्य दार्शनिक थे, विद्वान थे। उन सभी के द्वारा वो इंटरकनेक्टेड हो पाए। कुछ कुछ शिक्षा ग्रहण अंग्रेजी करने के कारण वहाँ उस समय अंग्रेजी भाषा बोलते थे और ये लोग भी समझ लेते थे। अब विशेष संदर्भ में हम लोग देखते हैं बड़ौदा एवं अलीगढ़। तो बड़ौदा हम जानते हैं आज वर्तमान गुजरात में है, और अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है।